हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर, नई वाली बुक का। क्योंकि जो पुरानी वाली बुक थी उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अलग अलग बुक्स में दिया हुआ था। लेकिन जो करंट में आपकी बुक है इसमें सब कुछ एक ही साथ दिया हुआ है। अब ये एक अलग बात है कि स्कूल किस हिसाब से पेपर लेना प्रेफर करता है। टॉपिक्स के पहले सब्जेक्ट के मतलब जो भी आपका टॉपिक्स हैं उनके पहले चैप्टर के हिसाब से या फिर स्टार्टिंग चैप्टर से वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो अगर आप इस ग्लोब को देख के समझने का प्रयास करेंगे तो सीधी सी भाषा में जो भी हिस्सा आपको ये दिख रहा है, मतलब किसी तरह की ठोस जमीन दिख रही है, वो सब के सब आपके कॉन्टिनेंट्स में आएंगे। और जो आपको नीला हिस्सा दिख रहा है ये पानी है। पानी से मतलब है समुद्र है। और उसके अलावा जो आपको सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सफेद हिस्सा ऊपर से ली गई फोटो है। ये एरियल फोटो है, तो ऊपर से ली जाने वाली फोटो में ये आसमान का हिस्सा है। तो वो सफेद बादल आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगेन जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे आइसलैंड्स और कॉन्टिनेंट्स में क्या डिफरेंट है। जब आप आइलैंड बोलते हैं तो एक छोटा हिस्सा जो समुद्र के चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। लेकिन इसके विपरीत जब आप कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं तो कॉन्टिनेंट का सीधा सा मतलब है कि एक विस्तृत भूभाग, मतलब जमीन का ऐसा भाग जो कई कई हजार किलोमीटर तक हो। दोनों समुद्र से ही घिरे हैं। जब आप महाद्वीपों की बात करेंगे तो वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो महाद्वीपों की भी जब बात होगी तो वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। फर्क क्या है एक आइलैंड में और एक कॉन्टिनेंट में? जब भी आप आइलैंड कहते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा जो कि चारों तरफ से घिरा हो समुद्र से। जैसे ये देखिए, ये अगर आप इसकी बात करेंगे, इधर हो गया श्रीलंका, तो ये एक छोटा सा द्वीप है। हालांकि अगर आप विस्तार की बात करेंगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन इसे द्वीप कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। वही कॉन्टिनेंट में भी चारों तरफ पानी है, लेकिन इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। तो बेसिक दोनों समुद्र से घिरे होते हैं। जिसके जमीन का हिस्सा छोटा है उसे हम आइसलैंड कहते हैं, जिसके जमीन का हिस्सा बड़ा है हम उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। और अगर हम मैप की ही बात करें तो ये आपका हो गया क्या, नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये होगा आपका अफ्रीका। यहाँ वाला हिस्सा आप देखेंगे यूरोप, इधर आप देखेंगे एशिया। ठीक है। और इधर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। और सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ये बर्फ वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो ये बेसिक आपके कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। और फिर आप जब समुद्र की बात करते हैं तो यहाँ आपका हो जाता है पैसिफिक। पैसिफिक जो सबसे बड़ा समुद्र है। और अब आप कहेंगे यहाँ भी पैसिफिक, यहाँ भी पैसिफिक, ये कैसे? क्योंकि ये आपका 2D मॉडल है। 3D मॉडल से मतलब है कि मान लीजिए यही एक पेज है, ठीक है। और इस पेज को जब आप ऐसे करके मोड़ेंगे, मान लीजिए एक सादा पेज है, शीट है पेपर की, इसी शीट को जब आप ऐसे करके पीछे फोल्ड कर दीजिए तो आप देखेंगे जो पीछे वाला हिस्सा आएगा वो आपस में दोनों अटैच हो रहा है। तो जो हिस्सा मिलेगा वो वही चीज है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोलाई में है। तो आपका जो यहाँ पर पैसिफिक है और यहाँ पर पैसिफिक है वो एंड में जाकर के मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है जो कि दोनों के बीच में है।
और यहाँ जब आप आएंगे तो ये आपका इंडियन ओशन का क्षेत्र है, ऊपर आपका आर्कटिक का क्षेत्र है, नीचे अंटार्कटिका है जो कि महाद्वीप है। तो ये बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। मैप मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि आपको एक अंदाजा रहे, एक अनुमान रहे कि हम धीरे धीरे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप ओशन और कॉन्टिनेंट्स, जैसा कि इसका नाम है, आप बस इतना समझिए कि जब ओशन की बात हो तो जितना भी ये आपका नीला हिस्सा है और बड़े हिस्से में दिख रहा है, यहाँ छोटे नहीं, यहाँ पे क्योंकि फिर उनका नाम अलग हो जाएगा। हम गल्फ किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से मैपिंग की क्लास डाल दूंगा कि गल्फ किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं या क्या कैसे है। लेकिन सीधी भाषा में समझिए, ये जो मेन बड़े ग्रीन हिस्से आपको दिख रहे हैं जमीन के, ये आपके क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये जो आपको इनके बीच में ये पूरा पानी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ओशंस हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें जूल्स वर्न 1870 का दिया है, उन्होंने अपनी एक कोटेशन दिया है, उन्होंने अपना एक आइडियोलॉजी दी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 1870 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ज्योग्राफी के टर्म्स में बात करेंगे तो लगातार नई खोज होती रहती है और उस खोज के अनुसार चीजें बदलती चली जाती है। द ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. तो सिंपल लैंग्वेज में वो अपने ओशन को लेकर के जो उनकी आइडियोलॉजी है उसे मेंशन कर रहे हैं कि अगर आप इंसानों के संदर्भ में बात करें तो इंसान अकेला नहीं है, समुद्र का विस्तार अपने आप में काफी ज्यादा है और उस समुद्र के बीच में भी एक्वाटिक लाइफ है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ों का एक पूरा अपने आप में इकोसिस्टम है जो कि बराबर ह्यूमन से इंटरैक्ट करता है। अगेन कि अगर आप ग्लोब मतलब आपने सर्किल लिया, ग्लोब लिया, उस ग्लोब को अगर आप रोटेट करते हैं और आप उससे अर्थ को देखते हैं, कहां से, मून से, तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जब भी मून कहा जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगेन मान लीजिए ये आपका सूरज है, सूरज के चारों तरफ क्या है, 9 ग्रह हैं, ठीक है। अब 9वां हटा दिया गया जिसे हम प्लूटो कहते थे, अब अपने पास 8 ग्रह हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं कि प्लूटो वहां से हट गया या प्लूटो का कुछ और हो गया, वो अपने ऑर्बिट पे ही है, लेकिन हमारे बनाए हुए मानकों के अनुसार वो फिट नहीं बैठता है। तो क्योंकि वो फिट नहीं बैठता तो हम उसे वहां से हटा देते हैं। तो ये आपका क्या है, सूरज, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चारों तरफ आपके ग्रह हैं और हर ग्रह का अपना एक या कई के ज्यादा भी हैं। तो जिस ग्रह के भी अपने जो उपग्रह हैं, मतलब सूरज के चारों तरफ ये क्या है, सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब आप इसे और डिटेल में समझिए कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी के भी चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। उसी के हिसाब से पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ये चंद्रमा है। तो वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब सूरज के चारों तरफ सोलर सिस्टम है जिसमें पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के भी चारों तरफ चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब आप चंद्रमा से पृथ्वी को देख रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा कलर आपकी आंखों पे जाएगा, चंद्रमा से पृथ्वी को देखने में जो कलर सबसे ज्यादा आपकी आंखों में जाएगा
वो कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो ब्लू होगा। तो इसका मतलब वो ब्लू कलर जो दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ब्लू कलर हमें क्यों दिख रहा है? मान लीजिए चंद्रमा से पृथ्वी को देखा और देखते समय जो ब्लू कलर दिख रहा है वो ब्लू कलर होने की क्या वजह है? अगेन इसकी सिंपल सी वजह है पानी, वाटर। या फिर हम कहें जो अर्थ है उसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है? पानी से। अभी जो आपको मैप दिखाया था उसमें आपको क्या दिख रहा था? जो हिस्सा कॉन्टिनेंट्स था वो जमीन था, उसके अलावा पानी। तो आपको मैप में जो ब्लू कलर सबसे ज्यादा दिख रहा था वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसीलिए जब आप चांद से पृथ्वी को देखेंगे तो आपको वो सिर्फ नीला दिखाई देता है ड्यू टू वाटर। इसीलिए जब भी आप आउटर स्पेस से अर्थ को देखेंगे, आउटर स्पेस का मतलब आप अर्थ के ऊपरी हिस्से के बाहर चले गए। जब आप उसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कि एटमॉस्फियर है, फिर उसमें भी जो आपका स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरह करके उसकी जो लेयर्स बांटी हुई है। तो एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आप ऊपर से अगर पृथ्वी को देखेंगे, क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ ही जाता है, आप आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, जब आप स्पेस से पृथ्वी को देखेंगे तो आपको हमेशा ये ब्लू दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। इसीलिए जो शुरुआती दौर में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते थे वो इसको ब्लू प्लैनेट कहते थे, संपूर्ण पृथ्वी को वो ब्लू प्लैनेट के नाम से बुलाते थे। और जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं ग्लोब में उन्हें हम ओशंस कहते हैं। अब तक जो बात हो रही थी वो ये बता रहा है कि ब्लू कलर इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जब हम आउटर स्पेस से नीचे देखते हैं तो हमें चारों तरफ पानी दिखाई देता है। अब सवाल ये आएगा कि जो पानी है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? जो उसका मेजर सेक्शन है तो हम उसे ओशंस के नाम से बुलाते हैं। और यही जब इंटीरियर पार्ट में होता है, किसी कॉन्टिनेंट के इंटीरियर हिस्से में है, तो अगर कंटिन्यूअस फ्लोइंग स्टेट में है तो उसे हम रिवर बुलाते हैं। ठीक है, फिर उसी में आप लेक पढ़ेंगे, पॉन्ड पढ़ेंगे। जब पानी एक छोटे से एक सीमित हिस्से में है या फिर छोटे हिस्से में बह रहा है तो उसे कैनाल कहेंगे या कृत्रिम ढंग से बनाया गया है। तो हर जगह पानी ही है, उसकी क्वांटिटी और वॉल्यूम के हिसाब से उसे अलग अलग ढंग से डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, साथ में ही आप ब्लू कलर तो देख ही रहे हैं, ब्लू कलर के अलावा आपको ब्राउन कलर देखने को भी मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ब्राउन कलर। अब सवाल ये आता है कि एक तो हो गया ब्लू कलर, अब ब्लू कलर के बाद हम ब्राउन कलर किसको कहते हैं? मतलब जो एरिया आपको ऊपर से विजिबल हो रहा है वो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है तो उसको हम ब्राउन कलर क्यों कहते हैं? ये कलर है लैंड का। जो अब तक हम ब्लू कलर की बात कर रहे थे वो किसका है? वो हिस्सेदारी है पानी की, तो ब्लू कलर को हम पानी के हिसाब से कहते हैं। मतलब जो भी आपका ब्लू कलर दिख रहा है वो पानी है, और जो ब्राउन कलर से डिनोट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका क्या है? लैंड है, जो कि लगभग 1/4 ऑफ द ग्लोब को कवर करता है, क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो तो पानी है। तो जो 1/4 ऑफ द ग्लोब है वो आपका लैंड के पार्ट में आता है। और जब वही ज्यादा बड़े हिस्से में होता है तो हम उसे लैंडमास कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कहीं किसी जगह पर खड़े हैं और वो कई किलोमीटर तक है तो आप उसको लैंडमास कहेंगे। और उसके भी आगे जब आप जाएंगे कि जब लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन कई हजार किलोमीटर तक सिर्फ जमीन ही जमीन ही जमीन है, मतलब जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ जमीन है, तो वो फिर आपका कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। ठीक है, छोटा सा हिस्सा है तो लैंड, थोड़ा ज्यादा बड़े में है तो लैंड मास, और बड़े हिस्से में है तो उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो जो ब्लू ब्लू पार्ट से डिनोट किया वो हमारा हो गया वाटर, जो ब्राउन पार्ट से डिनोट किया वो हो गया हमारा लैंड, और ये हो गया लैंड मास और कॉन्टिनेंट। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स मतलब दोनों मिलकर के पृथ्वी का
जो क्लाइमेट है उसको तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो अभी हमने मैप देखा था, अगर हम उसी की बात करें, हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज होगी तो आपको पढ़ने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको ये हिस्सा दिख रहा है, तो ये आपस में हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि आप रह रहे हैं कहां पर, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक। इंडिया कहां पर है, इंडिया आपका ये रहा, आप इसे सिंपल ऐसे कह लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से। इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ये 3 पार्ट से घिरा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा इसका लैंड है। कॉन्टिनेंट क्या है, चारों तरफ पानी, इसमें क्या है 3 तरफ से पानी, तो इसे सब कॉन्टिनेंट। अब आप इस सिचुएशन में सोचेंगे कि हम तो इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ रहने की वजह से हमें यहाँ से क्या लेना देना, पैसिफिक से, यहाँ के पैसिफिक से क्या लेना देना, या अटलांटिक से क्या लेना देना। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ होने वाली किसी भी गतिविधि का असर समुद्र से होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, और वो इंडियन ओशन तक भी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स ये हो गए आपके कॉन्टिनेंट्स, और साथ में ओशंस, ये सब आपस में मिलके क्लाइमेट के लिए भूमिका निभाने का काम करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ साउथ अमेरिका में रह रहे हैं तो यहाँ होने वाली किसी घटना से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आगे वही कॉन्सेप्ट अल्नीनो और लानीनो और मॉनसून में जाता है, लेकिन अभी आपको उतनी दूर नहीं जाना। आप सिंपल ऐसे समझिए कि अगर आपने एक बाल्टी में पानी ले रखा है ना, जब भी आप जाते हैं नहाने के लिए या थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं पानी से, आपने पानी ले रखा है या टब में रखा है, आप पानी में ऐसे हाथ मारिए। जब आप हाथ मारेंगे तो आप देखेंगे उसकी वेव्स जो ऐसे ऐसे होके जाती है, वो वेव्स पूरे में कवर करती है, वो पूरी ऐसे ऐसे होते हुए पूरा अंत तक जाएगी, और जो साइड का जो सरकमफ्रेंस है वहां से टकराकर फिर हल्का सा वापस आके वो वेव रुक जाएगी। लेकिन क्या हो अगर आप पानी में जोर जोर से मारना शुरू करें, तो वो आप देखेंगे वो हलचल ज्यादा तेज होगी। ठीक इसी तरह जब आप यहाँ की बात करते हैं, तो अगर इस हिस्से में तेज हवा चलना शुरू होती है तो वो धीरे धीरे ऊपर के सरफेस को, पानी को भी प्रभावित करती है, और यहाँ पर जब तेजी से हलचल होगी तो वो होते होते यहाँ पर जहां से भी होते हुए जाएगी, उसके पानी का फ्लो जैसा होगा वो हर जगह जाकर के टकराएगी। तो ये एक तरह से पूरा एक ही पानी है, ये अलग नहीं है। इसीलिए ओशन और कॉन्टिनेंट्स दोनों क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार चक्रवात आना, या हो सकता है यहाँ कहीं पे सुनामी आए, ठीक है। मतलब सुनामी कई बार क्यों आती है, भूकंप की वजह से। भूकंप क्यों आता है, प्लेटों में संचलन की वजह से। प्लेट यहाँ पर भी हैं, मान लीजिए किसी प्लेट में हलचल हुई, उस प्लेट में हलचल की वजह से, भाई आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक्वायरियम जैसी कोई चीज है, और एक्वायरियम के, ऐसे प्रयोग मत करिएगा घर पे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक्वायरियम के सरफेस पे आपने कोई चीज ऐसी रखी है, 2 केमिकल रखे जो हल्का सा विस्फोट कर रहे हैं, तो जब वो नीचे विस्फोट करेंगे तो पूरा का पूरा पानी ऊपर सरफेस का हिलेगा। तो अगर यहाँ कहीं भूकंप आता है तो वो पूरे पानी को हिलाएगा, और वो भूकंप छोटा सा नहीं होता, वो बहुत बड़ा विशालकाय भूकंप होता है। 1000 किलोमीटर तक की धरती या कई बार लाख किलोमीटर तक की धरती भी प्रभावित करता है। और जब वो नीचे से धरती को प्रभावित करेगा तो वो पूरा पानी बुरी तरह से हिलेगा, और अक्सर वो इन तटों को क्रॉस करके पानी सीधे अंदर घुस जाता है कहीं पर भी, और फिर सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस भूकंप की वजह से सुनामी जैसी स्थिति पैदा होने लगती है, क्योंकि ये जो पानी है ये इन्फिल्ट्रेट करके इस एरिया में घुसना शुरू कर देता है। तो ये होता है, इसीलिए ये क्लाइमेट को पूरी तरह इम्पैक्ट करता है। साथ ही
ये तो हो गई कैलेमिटी की बात। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं से पानी होते हुए मॉनसून में जाता है, जो जमीनी भाग को मिलता है। आपने जो साइंस में जब आप पढ़ेंगे, जो वाटर साइकिल पढ़ेंगे, कि समुद्र का ही पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होगा तो कहाँ होगा? मान लीजिए जिस जोन में गर्मी है, अगेन हम पढ़ेंगे 0 डिग्री से लेके बाकी सबका हम डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ से 23.5 जाती है, कौन सी जाती है। तो अगर हम उस हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे कि जिस इलाके में ज्यादा गर्मी है, वहां से पानी इवेपोरेट होना शुरू होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इवेपोरेशन के बाद वो वापस से मूवमेंट करते हुए जब भी किसी जमीनी भाग की तरफ जाएगा पानी, तो वहां पर बरसात करेगा। तो ये जो गर्म ठंडा होना या जो पूरा क्लाइमेट बनना, वो सारी चीजें अभी आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं भी कोई भी मूवमेंट होगा तो उससे पूरी जो पृथ्वी है वो प्रभावित होती है। इसीलिए ओशन एंड कॉन्टिनेंट का सीधा जो रिलेशनशिप है वो किस पर है? वो क्लाइमेट पे है। साथ ही जब आप क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को प्रभावित करने का काम करता है। मान लीजिए जो आपके एनिमल्स हैं वो जंगल में हैं, और वहां पर अगर सूखा पड़ने जैसी नौबत आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सूखा पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो उससे उनकी लाइफ साइकिल रप्चर होगी, या हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसे में अगर सिर्फ क्लाइमेट की बात की जाए, तो क्लाइमेट में न केवल जानवर डिपेंड है, बल्कि उसी मॉनसून पे हमारा खुद का जीवन भी डिपेंड करता है। कैसे? वो इस तरह से कि मान लीजिए आपको पानी ना मिले तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं। चलिए पीने का शुद्ध पानी मिल भी गया, तो आपको खेती करना है। भाई आप जो भी खाना खा रहे हैं सुबह से रात तक, जो भी अनाज आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपको कहाँ से मिल रहा है? वो खेती की वजह से मिल रहा है। खेती में अगर पानी ही नहीं होगा प्रॉपर, तो क्या वो फसल अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, फसल खराब हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट न केवल प्लांट्स और एनिमल्स को, बल्कि ह्यूमन बींग्स को भी हर तरह से प्रभावित करने का काम करता है। जिस साल बारिश कम होती है, उस साल जो खाद्यान्न है, जो फूड्स हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई चीज मार्केट में आएगी नहीं, तो आपके खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, और जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे और सामान कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति भी होती है। साथ ही इसका पूरा पूरा प्रभाव हमारे हिस्ट्री और कल्चर पर पड़ता है, साथ ही हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर कल्चर कैसे आ गया? आपने हमेशा पढ़ा होगा कि संस्कृति का विकास हमेशा नदियों के किनारे ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहीं पर आसपास लोग बसते हैं, जिससे कि वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएं। इसीलिए जनसंख्या घनत्व तो हमेशा से मैदानी भाग में ज्यादा पाया जाता है, और जितनी भी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, वो हमेशा नदियों के इर्द गिर्द ही विकसित होती हैं। तो एग्जैक्टली हमारे हिस्ट्री और कल्चर को भी क्लाइमेट पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगेन ये जो एम्बलम है, ये इंडियन नेवी का है, भारतीय नौसेना का। जो आपने देखा था, भारत के पास थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है। तो पूरी तरह से अगर आप बात करें नौसेना की, तो समुद्र में जितनी भी गतिविधियां हैं, राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सब कुछ संभालने का काम नेवी करती है। तो ये जो एम्बलम है वो इंडियन नेवी का है, जिसका मोटो है सम नो वरुणा। सम नो वरुणा का मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। वरुण भगवान हैं, जिनकी जो एक वैदिक धर्म में इसका डिटेल दिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं
स्वाभाविक तौर पर ये भगवान है किसके? ओशंस के, स्काई के एंड वाटर के। मतलब बेसिकली आप वरुण भगवान से कहा जा रहा है कि हमको सुरक्षित रखें या हमको शौर्य प्रदान करें कि हम इस जिम्मेदारी को संभाल सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो बस इतना है कि अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमको जो ब्लू पार्ट है वो वाटर दिखाई देता है और जो ब्राउन पार्ट है वो लैंड है, और ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का क्लाइमेट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और लास्ट में हमने इंडियन नेवी का देखा एम्बलम। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।